मेरे पिताजी फौज में थे। भारत माता से उनकी मोहब्बत किसी तारुफ की मुतकाजी नहीं थी। हम 2 बहन भाई थे, छोटा राजीव और मैं। हम पर वो जान छिड़कते थे, मगर देश की मोहब्बत पर हमें कभी तरजीह न दी। रिटायर होने पर उन्होंने एक दुकान डाली। अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। माताजी पिताजी के रिटायर होने के बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रहीं। राज भी एक हादसे में हमें छोड़कर चला गया। जानते हो, मरते वक्त उसका सर मेरी गोद में था। ममता विष्णु की आवाज गुलूगीर हुई। आंसू पीने में उन्हें चंद लम्हे लगे थे। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने सिलसिला तकल्लुम जोड़ा। माताजी और राज के देहांत के बाद पिताजी की सारी मोहब्बतें मुझ पर निछावर होने लगी। उनका इरादा मुझे डॉक्टर बनाने का था, मगर मैं लिखने पढ़ने में वाजिबी सी थी। FSC बमुश्किल पास कर सकी थी। उन्हें मुझे मसीहा के रूप में देखने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी। मजबूरन उनकी ख्वाहिश के एहतराम में नर्स बन गई। इसी असना में रोहन गुजराल से मुलाकात हुई। एक बार फिर वो चुप हो गई। यकीनन रोहन गुजराल भी कोई खास शख्स था कि वो जज्बाती हो गई थी। मैं सब्र किए उनके बोलने का मुंतजर रहा। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज गहरी खाई से आती महसूस हुई। बहुत प्यार जताया करता था। आसमान के तारे तोड़ने के दावे, राजकुमारियों की सी जिंदगी देने की डींगे, आसाइशें और आराम देने के वादे, हर हाल में साथ निभाने की कस्में, और जबान इतनी मीठी कि यकीन किए बगैर चारा ही न था। शुबा ही नहीं गुजरता था कि कोई इस एतमाद से झूठ भी बोल सकता है। जब निभाने का वक्त आया तो जालिम फैसला सुनाने भी ना आया कि कम से कम गिला शिकवा ही कर लेती। एक और गहरा सांस लेकर उसने जज्बात पर काबू पाया। रोजाना उसी के साथ अस्पताल जाया करती थी। वो मोटरसाइकिल भी उसे मैंने लेकर दी थी। यहाँ आकर पहले मेरे हाथ से नाश्ता करता और फिर हम दोनों अस्पताल जाते। मुझे अस्पताल उतार कर वो यूनिवर्सिटी चला जाता। उस दिन उसके नाज नखरे उठाते थोड़ी देर हो गई, तभी उसे तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना पड़ा। 2 जगह ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर वो अस्पताल के करीब पहुंचा और तीसरे इशारे को तोड़ते हुए मुखालिफ समत से आने वाले मोटरसाइकिल से तसादुम हो गया। हम दोनों पुख्ता सड़क पर बुरी तरह गिरे थे। उसने हेलमेट पहना था, लेकिन मैं हेलमेट के बगैर थी। होश आया तो दुनिया अंधेर हो चुकी थी। काफी इलाज करवाया, मगर आंखों की रोशनी भगवान ने वापस ले ली। जब तक डॉक्टरों ने मेरी दीद खत्म होने की तस्दीक न कर दी, वो बाकायदगी से आता रहा। जो ही मालूम हुआ कि अब मैं कुछ नहीं देख सकूंगी, अलविदा किए बगैर गायब हो गया। उसके बाद मेरी उससे बात न हुई। एक बार पिताजी को बात करते सुना था। पिताजी उसकी बिनती करते हुए मेरी खुशियों की भीख मांग रहे थे, मगर उसने पिताजी की तौहीन करके राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर मैंने पिताजी को सख्ती से मना कर दिया था कि उस जालिम के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं पिताजी को खुश नजर आने को बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन जब दुकान पर चले जाते तब जी भर कर रो लेती। उनके आने तक जी हल्का हो जाता, मगर शायद ये मेरी खुशफहमी थी कि पिताजी मेरे गम से नावाकिफ हैं। उन्हें मेरा गम अंदर ही अंदर खा गया और पता ही न चला कि एक दिन मुझे अकेला छोड़कर स्वर्ग की राह ली। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद मुझे मुस्तकबिल के अंदेशों ने घेर लिया, मगर ये परेशानी आर्जी साबित हुई। भगवान के करम से पिताजी चलती हुई दुकान छोड़ गए थे। उनके देहांत के बाद उनका मुलाजिम मेरे पास दुकान का हिसाब किताब ले आया। वो शुरू दिन से पिताजी के साथ था। अच्छी गुजर औकात हो रही है। बस यही मेरी कहानी है। ममता ने काफी तफसील से अपनी कहानी सुनाई थी, जो गैर जरूरी तफसीलात हज़फ करके इजमालन आपके सामने बयान कर दी है। अब उसने तोपों का रुख मेरी जानिब मोड़ना था। इससे पहले ही मैं नशिस्त छोड़ता हुआ बोला, सख्त थकन महसूस हो रही है, आराम की जगह ही दिखा दें। होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट बखेरते हुए वो खड़ी हो गई। मेरा अपने बारे में कुछ बताने से एतराज करना उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं था। बैठते वक्त वो छड़ी लपेट लेती। जदीद साख्त की छड़ी सिमट कर बालिश बराबर रह जाती थी। कदम बढ़ाने से पहले उसने छड़ी को सीधा किया और बाएं जानिब के कमरे की तरफ बढ़ गई। बिलाशुबा छड़ी अंधे के लिए आंख का काम करती है और हर कदम पर वो छड़ी के मोहताज होते हैं। दरवाजा धकेलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। दरमियाने हजम की ख्वाबगाह में मसहरी, कपड़ों की अलमारी, 2-3 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। ये मेरे राज की ख्वाबगाह है। बाद में पिताजी यहाँ मुंतकिल हो गए थे। अलमारी में उनके चंद सूट भी लटके हुए हैं, बिला तकल्लुफ पहन लेना। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए बोला, शुक्रिया दीदी। वो वापस मुड़ गई। बिस्तर को झाड़ कर मैं बैठ गया। ममता का मिलना एक खुशगवार हादसा लग रहा था। निहायत बाकिरदार, हंसमुख, खुश अखलाक और नर्म दिल औरत थी। मेरा दीदी कहना उन्हें निहाल कर देता था और तभी मेरे करीब आने में देर नहीं लगाई थी। जख्म के ठीक होने तक वहाँ छुपना निहायत मुफीद था। अल्लाह पाक ने सर छुपाने का ऐसा ठिकाना मुहैया फरमा दिया था जहाँ जख्म की देखभाल भी हो रही थी, आराम भी मिल गया था और खाने की भी कमी नहीं थी।
बूट खोलकर मैंने जख्मी टांग को हाथों में पकड़कर बिस्तर पर सीधा रखा और तकिए पर सर रख कर लेट गया। गुज़श्ता रात ने मुझसे करीबी साथी और मददगार छीन लिए थे। दीनू के बगैर मेरी ताकत आधी रह गई थी। सारी जिंदगी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिद का आखिरी वक्त परदेश में आना था, जहां उसका जनाजा पढ़ने वाला भी कोई न था। वो जिंदा दिल, निडर और बासलाहियत जवान था। इस मिशन में उसकी हैसियत सरगना किसी थी। गो बाकायदा तय नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसके मशवरों को अपनी राय पर मुकद्दम रखा था और अब उसके जाने पर सामने खला ही नजर आ रहा था। अंधेरे में तो हम पहले ही से थे, अब तो गोया बेदस्तोपा भी हो गया था। डीनू की शहादत मुझे इसलिए खल रही थी कि मेरा मददगार और साथी था, लेकिन घर वालों का तो जिंदगी का सहारा चला गया था। न जाने उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। परेशान कुन सोचों में दरवाजे पर होने वाली आहट मुखिल हुई। गर्दन घुमाने पर ममता दीदी नजर आई। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में ट्रे उठाई थी। अलबत्ता लिबास ऐसा नहीं था कि मैं नजर भर कर देख सकता। शायद सोने को उन्होंने शब्बाशी का लिबास पहना था, हल्का फुल्का पाजामा और उस पर निस्फ बाजुओं वाली बनियान। मेरी आंखें झुक गई थी। वो सुडोल और मुतनासिब जिस्म की भरपूर औरत थी। हल्का सांवला रंग, नैन नक्श, कुबूल सूरत बल्कि जाजिब नजर। होंठों पर हर वक्त धीमी मुस्कान की मौजूदगी ने उन्हें पुरकशिश बना दिया था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बड़ी बहन जैसा एहतराम और मकाम था। मैंने नजरें नीची कर लीं। अगरचे वो मेरी नजरों की आवारगी नहीं देख सकती थी, लेकिन जो दिलों के भेद जानता है इतना बारीक बीन है कि सोचों की आलूदगी जिससे छुपाई न जा सके, उसके सामने तो जवाबदेह होना था। मैं सीधा हुआ। दीदी खैर तो है? छड़ी से मेज को छूकर उसने ट्रे रखा जिसमें दूध का ग्लास और चंद गोलियां पड़ी थीं। बिस्तर पर लेटते हुए ख्याल आया कि तुम्हें दवाई तो खिलाई नहीं। मैंने कहा आपने क्यों जहमत की, मुझे आवाज दी होती। वो तमानियत से बोली, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है छोटे, बड़ी बहनें माँ की जगह पर होती हैं और माओं को औलाद के काम आते खुशी होती है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, खैर इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरी अम्मा बन जाएं। ममता नाम का गलत फायदा ना उठाएं। वो खिलखिलाते हुए बोली, दवाई लेकर आराम करो और दूध का ग्लास खत्म करना। वो दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। मैं ट्रे की तरफ मुतवज्जे हो गया। गोलियां खाकर मैंने दूध का ग्लास पिया और आराम करने लेट गया। दूसरे ही दिन मैंने दाढ़ी मूछें साफ करके क्लीन शेव कर ली। दीपक का मोबाइल फोन मेरे पास था। उसमें डायल किया हुआ एक ही नंबर था। कई बार घंटी करने के बावजूद वो नंबर बंद ही मिलता। यकीनन उन्होंने मज़कूरा नंबर जाया कर दिया था और अब वो मोबाइल फोन मेरे लिए नाकारा था। अगले 2 हफ्ते गुजरने का पता ही न चला। ममता दीदी एक मिसाली खातून थी। मुझे उन्होंने इतनी मोहब्बत, तवज्जो और शफकत से नवाजा कि मेरे दिल की गहराइयों में उतर गईं। हम रात गए तक गप्पे हाँकते रहते। वो अपने छोटे भाई राजीव के नाम पर मुझे राज कहकर बुलाती थी। मैं उन्हें अपने बारे में करीबन सब कुछ बता चुका था। जेनी, गुलगारे, माहीन की बेवफाई, सरदार की दोस्ती, लीजोना की कहानी, पलवशा और रोमाना के साथ इश्क की दास्तान, बेटे अब्दुल्लाह के बारे और भी काफी तफसील। अलबत्ता इंडिया आने के मकसद के बारे चाहकर भी नहीं बता सका था। उन्होंने भी 1-2 बार सरसरी सा कुरेदने के बाद ज्यादा जोर नहीं दिया। जेनी के जिक्र पर उसने पूछा, अमेरिका क्या करने गए थे? मैंने कहा, निशानेबाजी सीखने। वो मुतबस्सम हुई, वाह छोटे, तुम स्नाइपर हो। मैं हैरत से उछल पड़ा। मशकूक अंदाज में पूछा, दीदी आप स्नाइपर के बारे में क्या जानती हैं? वो बोली, स्नाइपर पर पहली फिल्म मेरे ख्याल में 1993 में बनी थी, दूसरी 2002 और तीसरी 2004 में। तीनों फिल्में मैंने देखी हुई हैं, बल्कि एक से ज्यादा मर्तबा देखी हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है 2011 में इस मौजू पर फिल्म आई थी, लेकिन न देख सकी क्योंकि उस वक्त मेरी आंखें बाकी नहीं रही थीं। ममता दीदी की आवाज में उदासी दर आई थी। मैं चंबे से बोला, अच्छा इतना शौक था स्नाइपर फिल्म देखने का कि फिल्म रिलीज होने की तारीख भी याद है? वो बोली, हाँ बहुत ज्यादा शौक था। असबात में सर हिलाते हुए उन्होंने शोखी से पूछा, तुम अपना बताओ, कभी हदफ पर गोली मारी भी है या एवं ही हो? मैंने कहा लगाया, बस गोली चला लेता हूँ। उन्होंने एकदम पूछा, मेरे देश में भी गोली चलाने तो नहीं आए? मैं जल्दी से बोला, फिक्र न करें, किसी बेगुनाह के सर में गोली नहीं मारूंगा। उनका हाथ मेरे बाजू को छूता हुआ कान तक पहुंचा। कान की लौ को अंगूठे और शहादत की उंगली में भींचते हुए वो मानी खेज लहजे में बोली, तुमने छाती के बजाय सर का नाम लिया है, गोया अच्छे निशानेबाज हो।
उनका मुशाहिदा गजब का था कि आम सी बात से खास नतीजा अखज़ किया था। मैं बात बनाता हुआ बोला, हर आदमी अपनी सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। आपके छोटे भाई ने डींग मार दी तो कौन सी कयामत टूट पड़ी। वो बोली, मेरा ख्याल है कॉफी पीते हैं, और उन्होंने नशिस्त छोड़ दी। मुझे बस उनके लिबास पर एतराज था जो सत्रपोशी के जरूरी तकाजे पूरे नहीं करता था। वो शब्बाशी के लिबास में बेहिजाबाना मेरे सामने आ जाती, कभी कभी निक्कर भी पहन लेती, योगा की मशकें बाकायदगी से करती थीं और उस वक्त चुस्त पजामे में मलबूस होती। योगा की मशकें ही थीं कि वो इतनी स्मार्ट नजर आती थीं। लिबास सिर्फ उनका मसला नहीं, इंडिया में औरतों की अक्सरियत इस मामले में आज़ाद ख्याल है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जिद्दत के बावजूद खवातीन इस नहज तक नहीं पहुंची। सिर्फ ऊंचे तबके की नाम नेहाद आज़ादी की अलमबरदार कलील तादाद की खवातीन में ऐसी बेहयाई पाई जाती है जिन्हें ना तो मजहब और शरीयत का लिहाज है और ना रिवायात का पास। शोबे से ताल्लुक रखने वाली मुख्तसर सी जमात भी ऐसे पहनावों की आदी है, वरना अक्सरियत का लिबास बहुत बेहतर है। पर्दे के तकाजे पूरे न भी करे, सतरपोशी की जरूरियात को काफी है। हमारी देहाती खवातीन की शर्म हया के तो क्या कहने, शायद एक बीबी के लिबास से मगरिब की दर्जन भर खवातीन के लिबास तैयार हो जाएं। मैंने एक दो बार सरसरी सा टोका, मगर वो हंस कर टाल गईं। इत्मीनान से बोली, घर में छोटे भाई के अलावा कौन है कि मुझे एहतियात की जरूरत हो। मैं उन पर जोर नहीं दे सकता था, अलबत्ता अपनी आंखों पर काबू पाना मेरे बस में था। यूं भी वो अव्वल आखिर मेरी बाजी ही थी। रणा के बाद पहली खातून थी जिन्हें मेरी जबान ने दिल की तस्दीक के साथ बहन बोला था। यकीनन मर्द की फितरत में औरत जात के हुसूल का हिर्स कूट कूट कर भरा है। जैसे लतीफा है कि औरत की जबान और मर्द की आंख सबसे आखिर में मरती है। गोरुमाना जैसी खूबसूरत और पलवशा जैसी मोहनी लड़की के हुसूल के बाद मुझे किसी और औरत की एहतियाज नहीं होना चाहिए थी, मगर जिनसे मुखालिफ की खूबसूरती से मुतासिर होना तो मर्द की फितरत में शामिल है और मैं गुनाहगार सा मर्द ही हूँ। अलबत्ता इसमें भी शुबा नहीं कि मेरे दिल में कभी पलवशा और रोमाना से बेवफाई करने का ख्याल नहीं आया। जैसे उन पर मैं सिर्फ अपना हक तस्लीम करता था, यूं ही खुद को उनकी अमानत समझता था। गुलगारे और जेनी जैसी पुरकशिश लड़कियां भी मुझे मुतजलजल न कर सकी थी। गो गुलगारे तो अव्वल आखिर मशरकी लड़की थी और अपनी पारसाई पर धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर जेनी जिस माशरे की पैदावार थी वहाँ जिस्मानी ताल्लुकात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। शादी से पहले खवातीन का मर्दों के साथ मिलना यानी डेट करना आम सी बात है। मेरी जिस बात का जवाब न देना होता, ममता दीदी बड़ी खूबसूरती से टाल देती। एक दिन पूछा, दीदी आपके पास पिस्तौल कब से है? वो बोली, पिताजी ने लेकर दिया था और उन्हीं से चलाना भी सीखा है। मैंने कहा, तो पिस्तौल की मौजूदगी में कोई आपसे कैसे छेड़खानी कर सकता है? मुझे उनके पहले दिन की बात याद आई। उनका हाथ मेरे सर तक पहुंचा। बालों को झटका देते हुए वो शफकत से बोली, बुद्धू कोई बड़ी बहन से भी ऐसा सवाल करता है? मैंने नदामत का इजहार करते हुए कहा, क्षमा चाहता हूँ। 3 हफ्तों के इख्तिताम पर मेरा जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। इस दौरान मैं एक बार भी सहन में नहीं निकला, क्योंकि किसी पड़ोसी की नजर पड़ जाती तो न सिर्फ दीदी का किरदार दागदार होता, बल्कि मुझे भी खतरा लाहक हो सकता था। आखिर एक दिन मैं जाने को तैयार था। 3 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे थे। लगता ही नहीं था कि मैं किसी खतरनाक मिशन पर हूँ। घर का सा माहौल, आराम और सुकून, अच्छा खाना, ममता दीदी की शफकत भरी मोहब्बत और देखभाल, जी नहीं चाहता था वो ठिकाना छोड़ दूं, मगर वहाँ मुस्तकिल रहने को नहीं आया था। घर से निकले हुए महीने से ज्यादा हो गया था। गो फौजियों के लिए चंद माह की दूरी इतनी अहमियत नहीं रखती, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। एक तो मेरी जान से प्यारी पलवशे की खफगी का ख्याल था कि उसे मनाने का मुश्किल मरहला बाकी था और उसके बचकाना फैसलों से कोई भी उल्टी सीधी उम्मीद की जा सकती थी। दूसरा, घर फोन पर भी बात नहीं कर सकता था कि अंसारी साहब ने इंडिया से घर बात करने को सख्ती से मना किया था। ममता दीदी के लहजे में उदासी दर आई। जाना जरूरी है। मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया। आप नहीं जानती। वो बोली, एक बात मानोगे? मैं एतमाद से बोला, आप हर बात मनवा सकती हैं, बस मेरे इख्तियार के दायरा कार में हो। वो बोली, अगर मैं कहूँ अपने देश लौट जाओ, क्या जवाब मिलेगा? मैंने इत्मीनान से कहा ना, हर वो बात जो मेरे दायरा इख्तियार में आती हो। उन्होंने मुंह फुला लिया, जानती थी तुम यूं ही टरखाओगे। मैंने कहा, ये नाराज होने का वक्त है। सोफे से उतरकर मैं कालीन पर बैठा और उनकी गोद में सर रख दिया। मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए वो गुलूगीर हुई। मुझ में बुरी खबर सुनने का हौसला नहीं। मैंने कहा, मौत की आमद खतरात के साथ मुक़य्यद नहीं है। आरामदह बिस्तर पर लेटे शख्स की मौत भी उसके उतने ही नजदीक होती है जितनी मैदान जंग में लड़ने वाले सिपाही की। वो तुर्की बतुर्की बोली, मगर फिक्र सिर्फ मैदान जंग वालों की होती है। मैंने कहा, तो फिर मेरी कामयाबी की प्रार्थना करें, परेशान होने से क्या हासिल? वो शाकी हुई। देश दुश्मन के लिए क्या प्रार्थना करूं?
मैंने कहा, कामयाबी की न सही, छोटे भाई की खैरियत की प्रार्थना तो कर सकती हैं। मेरा सर गोद से हटाकर वो खड़ी हुई और छड़ी के सहारे कमरे की तरफ बढ़ गईं। मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ख्वाबगाह से बरामद हुई तो एक हाथ में डिब्बा उठाए हुए थी। मेरे पहलू में नशिस्त संभाल कर उन्होंने डिब्बा खोला। एक खूबसूरत घड़ी बरामद हुई। मेरी घड़ी उतार कर वो कीमती घड़ी कलाई पर बांधने लगी। मैं मोतरिज हुआ, ये क्या है? वो बोली, हिंदू लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती हैं। मैं भी घड़ी की शक्ल में राखी की रस्म पूरी कर रही हूँ। मैंने कहा, बहुत कीमती घड़ी लग रही है। वो बोली, किसी को तोहफा देने की गरज से काफी पहले खरीदी थी। अब मर्दाना घड़ी मेरे किस काम की? सोचा छोटे पर एहसान जता दूं। मैंने अपना नाम जीशान बताया था, मगर उन्होंने कभी मुझे जीशान कहकर नहीं पुकारा था। हमेशा राज या छोटा कहती, और जब डांटना होता तो बुद्धू कहती। मैं ममनूनियत से बोला, पहले थोड़े एहसान है। वो बोली, अपनी महरूमियों और हसरतों की तलाफी को एहसान नहीं कहते, और वचन दो इस घड़ी को कभी कलाई से जुदा नहीं करोगे। मैं शाकी हुआ, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? उनके होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ, कभी नहीं। थोड़ी सी रकम भी रख लो। उन्होंने दरमियानी मालियत के नोटों की एक गड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इनकार में कहा, हमारे यहाँ बहनों को पैसे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। वो मुल्तजी हुई, उधार समझ कर रख लो, बाद में लौटा देना। मैंने कहा, जरूरत होती तो मांग लेता। वो मुसिर हुई, फालतू पड़े हैं, मेरा खर्च ना होने के बराबर है और आमदन ज्यादा है। मैंने पैसे लेकर उनकी मेज पर पड़े पर्स में डाल दिए। अब इजाजत दें। मैंने निशिस्त छोड़ी। उन्होंने खड़े होकर हथेलियों में मेरा चेहरा थामा और माथे पर बोसा देकर बोली, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। फी अमानिल्लाह। धीरे से कहकर मैं मुड़ा और तेज कदमों से चल पड़ा। 3 हफ्तों के बाद मैं खुले आसमान तले आया था। बाहर जाने के लिए मैंने ऐसे वक्त का इंतखाब किया था कि रश हद्दुल वसा कम हो। यूं किसी भी निगरानी करने वाले की सुनगुन लेना निस्बतन आसान हो जाता है। मुंबई जैसे शहरों में बाजारों में भीड़ खत्म होने की आरजू करना हिमाकत ही है। अलबत्ता वो मज़ाफाती कॉलोनी थी और गर्मियों की दोपहर में लोगों की आमदोरफ्त खाल खाल ही नजर आती। दरवाजा खोलकर मैंने धीरे से बाहर झांका। 2 आदमी बड़ी सड़क की तरफ जाते दिखाई दिए। बाहर निकलकर मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। बड़ी सड़क का रुख करने की बजाय मैं उसी गली में सीधा चलता गया जहां दीपक के हमरा उस मकान के दरवाजे तक गया था जिसमें डीनू छुपा था। बड़ी सड़क शिव मंदिर की तरफ जाती थी और ये दूसरी जानिब थी। एक नीची 4 दीवारी वाले मकान के सहन में चंद बच्चे शोर करते नजर आए। सुनीता जायसवाल, रॉ की एजेंट जिसने डीनू को फांसा था, उसके मकान के सामने से गुजरते हुए मैंने तायराना निगाह डाली, मगर दरवाजे को ताला लगा था। गली के एक जानिब निकासी की नाली बनी थी जिसमें गंदा पानी बह रहा था। मैंने दीपक वाला मोबाइल फोन उस नाली में फेंक दिया क्योंकि उसमें ममता दीदी का फोन नंबर महफूज था। उन्होंने भी मुझसे मोबाइल फोन नंबर लिया था, लेकिन मैं उनसे राब्ता रखने के हक में नहीं था। किसी मुसीबत में फंसने पर मोबाइल फोन नंबर की वजह से वो भी धर ली जाती, और इंडियन एजेंसियों की तफ्तीश का जो तरीकाकार है उसमें फंसकर एक अंधी लड़की जो भरपूर जवान और अच्छी शक्ल सूरत की मालिक हो, उस पर क्या बीतती इसका अंदाजा करने को अक्ल कुल होना बिल्कुल जरूरी नहीं। अलबत्ता उनका नंबर मेरी यादाश्त में महफूज था जो अशद जरूरत के वक्त मैं इस्तेमाल कर सकता था।